नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों की ओर। वक्फ संशोधन बिल का विरोध लगातार जारी है। देश के अलग अलग राज्यों में इस बिल के विरोध में लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। तो वहीं इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ संशोधन को लेकर कुछ ऐसा कह दिया गया जिससे इस विवाद में और सदातुल पकड़ लिया है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश को एक बार फिर शाहीन बाग बनाने की धमकी दी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं ने धमकी देते हुए कहा कि यदि वक्फ संशोधन बिल पास हो गया तो पूरे देश में एक बार फिर शाहीन बाग जैसा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल वापस नहीं लेने पर पूरे देश को शाहीन बाग बना देने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं की धमकी पर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एआईएमपीएलबी की इस धमकी पर धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तीखा पलटवार किया। बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा था कि अगर वक्फ संशोधन बिल 2024 पास हुआ तो पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। इस पर धर्मगुरु ने कहा कि धमकी देने का काम आतंकियों का होता है। भारत किसी से नहीं डरता। भारत आईएस से नहीं डरता। भारत हिजबुल मुजाहिदीन से नहीं डरता। भारत खालिस्तानियों से नहीं डरता। आतंकवादियों से, दहशतगर्दों से भारत ना डरा है और ना ही कभी आगे डरेगा। मैंने ये बात कही थी और अब फिर रिपीट करता हूं कि अगर ये बिल मंजूर हो गया तो हमने ये फैसला किया है कि हम एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इसके खिलाफ। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने किया था, 1 साल तक धरना दिया दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर में और हुकूमत को मजबूर किया कि वो फॉर्मूलाज वापस लें। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम पब्लिक के पास जाएं और पब्लिक से कहें कि अपने हक को हासिल करने के लिए हमने अपनी आज़ादी में भी ये किया था, हमने भी यानी गांधी जी ने भी ये किया और लोगों ने भी ये किया। तो हम जो कुछ करेंगे वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे और सरकार को सुनने पे मजबूर करेंगे हमारी बात। ऐसे बहुत सारी खामियां हैं वक्फ बोर्ड में और उन खामियों को दूर करने के लिए और वक्फ बोर्ड का काम का ट्रांसपेरेंट हो, इसके लिए एक पूरी व्यवस्था की गई है। सुधार का एक कार्यक्रम शुरू किया गया और इस सुधार के कार्यक्रम से आम मुसलमान कहीं से इसका विरोध नहीं कर रहा है, कहीं से भी उसका वो प्रभावित भी नहीं है। ये चंद जो दुकानदार हैं, उन दुकानदारों का विरोध है। उन दुकानदारों के विरोध की कोई परवाह नहीं करते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया है, इसके ऊपर एक संसद की संयुक्त समिति थी, उसने भी फैसला ले लिया और उस फैसले के बाद वक्फ बोर्ड में निश्चित तौर पर सुधार होगा और एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होगी ताकि जो बड़े बड़े दुकानदार जो अपना धंधा चला रहे हैं उनका धंधा हमेशा के लिए चौपट हो जाए। अपने धंधे को बचाने के लिए अगर चंद मुस्लिम या मौलाना शाहीन बाग जैसा कुछ करना चाहते हैं तो जरा सावधान रहें, कहीं जालियांवाला बाग ना हो जाए। देखिए, वाकफ बोर्ड की जो खिलाफ जो आंदोलन वो आज से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से चल रहे हैं और आपको ये सुनकर बड़े हैरान होंगे आप कि वाकफ बोर्ड के विरोध में देश की आम जनता की तरफ से 5 करोड़ से ज्यादा, मान के चलिए 5 करोड़ से ज्यादा लोग अपना बात रखे हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के दफ्तर में। ये जबरदस्ती ये देश की जो अल्प समुदाय है उनकी जो धार्मिक जो अधिकार को छीनने की कोशिश किए जा रहे हैं। देखिए, धमकी देने का काम आतंकवादी करते हैं और भारत किसी की धमकियों में नहीं आता। भारत आईएस से नहीं डरता। भारत हिजबुल मुजाहिदीन से नहीं डरता। भारत खालिस्तानियों से नहीं डरता। आतंकवादियों से, दहशतगर्दों से भारत न डरा है और न डरेगा। तो मैं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम इज्जतमाब जिम्मेदार लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस मुल्क को डराने की कोशिश ना करें। ये मुल्क आपका है, आप इस मुल्क के हैं, आप इस मुल्क की मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मुल्क की मिट्टी में दफनाए जाएंगे, मिल जाएंगे। और मुल्क को धमकी देने वाला
वतन को धमकी देने वाला वतन परस्त नहीं माना जाता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की धमकी से यहाँ पर पूरी तरह से सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं की तरफ से, सरकार की तरफ से इस बयान को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्ष पूरी तरह से इसका समर्थन करता नजर आ रहा है, तो वहीं सरकार इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कह रही है कि इस तरह की चेतावनी से सरकार डरने वाली नहीं है। जिस तरह की कार्रवाई वक्फ संशोधन बिल के तहत की जानी चाहिए उस तरह की कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की चेतावनियों से, इस तरह की धमकियों से सरकार डरने वाली नहीं है। तो वहीं यहाँ पर शाहीन बाग जैसी धमकी यहाँ पर AIMPLB के प्रवक्ता द्वारा दी गई, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। सभी पार्टियों की तरफ से इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो वहीं वक्फ बिल का मुद्दा काफी समय से चर्चाओं में बना हुआ है, जिसको लेकर अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है और यहां पर धमकियां दी जा रही है AIMPLB द्वारा कि शाहीन बाग जैसा माहौल बना दिया जाएगा। अगर बिल पास हुआ तो पूरे देश को शाहीन बाग बना दिया जाएगा। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार को यहाँ पर सरकार के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ 17 मार्च को यहाँ पर मुस्लिम बोर्ड की तरफ से, मुस्लिम कमेटी की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसको लेकर केंद्र सरकार भी सुरक्षा, यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरी तरह से सतर्क दिल्ली पुलिस यहाँ पर नजर आ रही है। तो वहीं यहाँ पर पूरे देश को शाहीन बाग बना देने वाली धमकी के बाद से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। पक्ष और विपक्ष लगातार आमने सामने नजर आ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष के हितों को, उनके हकों को यहाँ पर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उनकी संपत्तियों को, यहाँ पर उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं सरकार की तरफ से भी इसको लेकर सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा है और साथ ही साथ धर्मगुरुओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस तरह की बयानबाजी आतंकवादियों द्वारा की जाती है। ना ही भारत कभी डरा है इस तरह के बयानों से, ना ही आगे कभी डरेगा। तो वहीं आतंकवादियों और दहशतगर्दों से यहाँ पर इस बयान की तुलना यहाँ पर हिंदू धर्मगुरुओं द्वारा भी की जा रही है। तो वहीं इसी खबर पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ आसिफ खान मुस्लिम स्कॉलर जुड़ चुके हैं। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आसिफ जी, जिस तरह के बयान सामने आए, जिस तरह का बयान दिया गया कि अगर वक्फ बिल पास हुआ तो शाहीन बाग जैसा माहौल बना देंगे पूरे देश भर में, क्या संदेश इसके पीछे का, क्या कोशिश की जा रही है? आसिफ जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? मिल रही है मेरी आपको? जी मिल रही है। आसिफ जी। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जब जेपीसी बिल को वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी कमेटी बनाई गई जी, उस कमेटी को बनाने के बाद में 2300 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी में खर्च किए और उसके अंदर विपक्ष के सांसदों को रखा गया और उनकी एक भी आपत्ति को शामिल नहीं किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर क्या करना चाहती है कि अगर देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है तो उसका अपने तरीके से गुंडागर्दी करके सारे कानून बनाएगी। जब आपने विपक्ष को सुनना ही नहीं है तो जेपीसी बनाई क्यों? ये तो भारतीय जनता पार्टी सांसद बताया ना। अमित शाह जी पार्लियामेंट में कहते हैं जिसको बात रखनी पार्लियामेंट में रखिए, फिर जेपीसी का मतलब क्या आपका? हिंदुस्तान की आजादी के बाद जब से पार्लियामेंट बनी, पार्लियामेंट बनने के बाद में कभी भी जेपीसी बनने के बाद में कोई भी ऐसी कमेटी नहीं हुई जिसने विपक्ष की बातों को रख के बिल को पेश ना किया हो। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, विपक्ष के तमाम आपत्तियों को बाढ़ के कूड़े कट्टे में डाल दिया गया। तो ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जब हिचर की नहीं चलेगी तो भारतीय जनता पार्टी कहां से चलेगी? करिए जो आपकी मनमर्जी कर रहे हैं, करते रहिए, आपको जो करना है। आसिफ जी, सरकार नहीं चला रहे, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं जी। जो AIMPLB की तरफ से बयान आया, उनके प्रवक्ता की तरफ से, क्या आप इस बयान से सहमत है जिस तरह से कहा गया कि अगर बिल को पास किया गया तो पूरे देश को शाहीन बाग बना दिया जाएगा? क्या आप यहाँ से सहमत है? आपके मंदिर वहां के मुसलमान लोग दो बैठे, उसके कमेटी में फैसले ले, आप इससे सहमत है? पर अब यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ आसिफ जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ इस पूरे बिल को पार्लियामेंट में रखा गया। गुंडागर्दी से बिल लेके आइए, आप गुंडागर्दी से बिल लेके आइए, बिल पास कराइए,
मैं आपके घर के फैसले लूं, मंत्री के फैसले मुसलमान ले, आपको अच्छा लगेगा? फिर आप शुरुआत कीजिए ना राम मंदिर से, भेजिए 2 मुसलमानों कमेटी के अंदर। आसिफ जी, पूरे लोकतांत्रिक तरीके से जी लोकतांत्रिक लेके आइए बिल, ऐसा बिल और लेके आइए जिस साक्षात जितने मंदिर हिंदुस्तान के अंदर, तमाम मंदिरों के अंदर मुसलमान लोग सदस्य होंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, लेके आइए ना बिल ऐसा। आसिफ जी, पूरे लोकतांत्रिक तरीके से पार्लियामेंट में बिल को रखा गया, बिल को पास किया गया, साथ ही साथ वही विपक्ष की तरफ से भी इसको लेकर विरोध देखने को मिला, लेकिन विपक्ष भी वहां पर मौजूद था। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, विपक्ष मौजूद था, विपक्ष की आपत्तियों आपने फाड़ के फेंक दिया। सुना ही नहीं आपने, आपको देश में जनता ने सत्ता दी, सत्ता कितने दिन की पता नहीं, इसीलिए आप लोग सत्ता में नहीं आए थे। आपकी सत्ता में आना दिखाई दे रहा, देश के माहौल को किस तरीके से आप खराब कर रहे हैं। हर त्योहार का राजनीतिकरण करते जा रहे हैं, आप किसी चीज को छोड़ने को राजी नहीं है। आपको हर त्योहार के अंदर 2 ही रंग नजर आ रहे हैं, दूसरा नजर नहीं आता। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सोच देश के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल देश के लिए अच्छी नहीं है। आप आपके पास सत्ता है, आपके पास पार्लियामेंट में बहुमत है, आपके पास में आप कोई भी बिल लेके आइए, बिल आपका पास हो जाएगा, कौन रोक रहा है बिल को? लेकिन जो देश का स्वार्थ भारतीय जनता पार्टी खराब कर रही है वो बिल्कुल गलत है। और मैं भी कहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है, आरएसएस को लगता है कि वक्त के अंदर 2 हिंदू सदस्य होने चाहिए, मैं कहूंगा जितने धार्मिक संस्था है तमामों के अंदर 2 सदस्यों की, मुस्लिमों की परमिशन दो, करिए सारे काम को, लाइए बिल साथ में दोनों, चलिए बात देखते कौन विरोध करता है। भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी, उसके स्वागत में खड़ी होगी, देखिए आरएसएस विरोध में खड़ी होगी, सब खड़ी होगी, लाइए ना बिल आप। इसी खबर पर तमाम चर्चा के लिए बने रहिए आसिफ जी हमारे साथ। वहीं इसी खबर पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित सुशील पाठक जी, हिंदू धर्म गुरु। जिस तरह से पंडित सुशील पाठक जी, जिस तरह का बयान सामने आया, यहाँ पर आसिफ जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी उन्होंने की, इस बिल को पास किया। तो वहीं अब यहाँ पर AIMPLB की तरफ से जो बयान आया कि शाहीन बाग जैसा माहौल बना देंगे अगर बिल को पास किया, क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर आपकी? देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही, क्या लगता है आपको? प्रियंका जी, भारत में भारतीय संविधान जो बना है उसके तहत लोकतांत्रिक तरीके से संसद में सांसद चुनकर गए हैं, उन सांसदों के द्वारा ये बिल बनाया गया है, एक तरीके से बनाया गया है और उस तरीके से ये संशोधन बिल लाया जा रहा है। भारत की समस्त भूमि भारतीय संसद के अधीन है, भारतीय कानून के तहत आती है। इसमें कोई ये मुस्लिम लीग ये होता क्या है, ये कौन है, कहाँ के लोग है, ये सिर्फ गुंडा है, आतंकवादी है, इस तरह की भाषा बोलने वाले। अगर भारतीय संसद कोई कानून बनाती है और कानून के तहत कोई बात रखती है तो सबका पालन करना संवैधानिक अधिकार है। यदि इस तरह की भाषा बोलना कि हम शाहीन बाग बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सीधी गुंडागिर्दी है। और इस गुंडागिर्दी से निपटने को सरकार सक्षम है, तो सरकार के साथ एक तो पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन धर्म उनके साथ खड़ा है। यदि जरूरत पड़ेगी तो तुम बोलना जानते हो तो हम सब सरकार के साथ खड़े होकर सरकार का साथ देना जानते हैं। अगर इस तरह की उल्टी बातें आपने की, आप बताइए, ये कानून जो पास हुआ है संसद में पास किया है, सांसदों ने पास किया है, सांसद चुनकर गए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हैं और उन्होंने कानून को बनाया है। और भारतीय जो भूमि है वो भूमि भारत की है, भारत के संविधान के तहत संसद के अधीन कानून के तहत आती है। तो उसमें ये वक्फ बोर्ड, ये इस्लाम, ये क्या होती है, ये कोई धमकियां देने उसको, ये ना तो ये उनके बाप की जमीन है, ये जमीन हमारी है और हमारे भारत के कानून के तहत आती है। तो भारत ने जो कानून बनाया है हम उस कानून का पालन करते हैं और इस तरह की धमकी वालों को सीधे करते हैं कि सुधर जाओ वरना जेल की सलाखें। अन्यथा हमारे योगी और मोदी तुमसे निपटने में सक्षम है, हमारा गृह मंत्री अपने आप में सक्षम है। यदि अगर तुम कानून व्यवस्था में आ रहे तो कानून को सुधारना हमारी सरकार को आता है। सुशील जी जवाब ले लेते आसिफ जी से इसी चीज का। आसिफ जी, इनका कहना है जिस तरह से पूरा हक है विरोध प्रदर्शन करने का, अगर आप किसी बात से सहमत नहीं है तो आप उतरकर उसका विरोध कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी, ये कौन सा बोल रहे थे अभी? ये सुशील पाठक जी ने कहा जिस तरह से आपके पास पूरा अधिकार है विरोध दर्ज कराने का अगर आप किसी चीज से सहमत नहीं है, लेकिन इस तरह के बयान क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है? ये है क्या, थोड़ा सा बताएंगे मुझे? हिंदू धर्म गुरु, ये धर्म गुरु की लैंग्वेज थी, गुंडे की लैंग्वेज थी।
मैं भी एक गुंडे को सुन रहा था, धर्मगुरु को सुन रहा था, और आप भी उसको चुपचाप सुन रहे थे गुंडे की तरह। ऐसे आसिफ जी, आसिफ जी, मेरी सुनिए, आसिफ जी, आसिफ जी, जी, आसिफ जी, ऐसे गुंडों को मैं सुनने के आसिफ बाद जी, ये वही गुंडे हैं जी। बोलिए बोलिए बोलिए, बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मेरी बात पूरी। हाँ, मैं ये किसी धर्मगुरु की लैंग्वेज नहीं थी, ये गुंडे की लैंग्वेज थी। ये धर्मगुरु की आड़ में जो गुंडे सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के। बात पूरी करने दीजिए सुशील जी, बात पूरी करने दीजिए सुशील जी, बात पूरी करने दीजिए, आएंगे आपकी तरफ। आतंकवादी है, देश के अंदर जहर घोलने का काम करते हैं धर्मगुरु बन के। ये वो धर्मगुरु है, इन्हीं को आप भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा हूँ। ये वही धर्मगुरु वक्त की जमीन, वक्त मुसलमान वक्त करता है, कोई और नहीं करता। ये वक्त की जमीन मुसलमानों के देना, इन गुंडों की। जी सुशील जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? अरे प्रियंका जी कर रहे हैं संविधान की आसिफ जी, सुशील जी को बोलने का, जी आसिफ जी आपको मौका दिया गया, सुशील जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मेरी बात नहीं गलत कर रही है, मेरी बात पूरी होने दे। आसिफ जी, सुशील जी को बोलने दीजिए, आपको बात पूरी करने का मौका दिया गया था। आसिफ जी, इनसे पूछिए गिरफ्तारियों का समर्थन करने वाले ये धर्मगुरु कौन सी कब्र में जाके सो गई थी, इनकी मानसिकता की सोच सारी चीजें। आसिफ जी अभी आप यहाँ पे पैनल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सुशील जी को बात पूरी करने दीजिए, आपको बोलने का मौका दिया गया था, आपकी तरफ आएंगे। सुशील जी बात पूरी कीजिए। प्रियंका जी, हमारे भारत के संविधान के तहत हमारे सांसद संसद में चुनकर गए हैं, उन्होंने इस बिल को पास किया है। और उस बिल को जब कानून बन गया है, उस कानून का पालन करना हम सबका धर्म है, हम सबका पालन है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये जितने बोर्ड है, ये बोर्ड भी तो भारत के संविधान के तहत किसी न किसी कानून के तहत बने हैं। तो ये कानून जो बना है वो सांसदों ने बनाया है, उसको पालन करना पूरे देश को। इस तरह की कोई धमकियां देना, इस तरह की बात करना, ये INA हो या चाहे वो आसिफ हो, इन लोगों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और हमारे देश की सरकार उससे इस तरह के गुंडा मवालियों से निपटने के लिए सक्षम है। इनकी जगह बाहर नहीं, जेल के अंदर होगी। वरना संवैधानिक तरीके से आप अपनी बात रखो। कानून का अगर आपको कोई बात लग रही है, संविधान के तहत अपनी बात को रखकर सरकार तक भेजो। इस तरह की धमकी देने का क्या मतलब है आपका? आपके क्या आतंकवादी हो तो इस तरह की धमकियां धमकी न देकर अपनी बात करिए, तालीमता से अपनी बात करिए। संविधान ने जो तरीके दिए हैं उसके तहत आप आंदोलन करिए और सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए, ये तो ठीक है। परंतु इस तरह की धमकी देना कि हम सही बात बनाते हैं, तुम कौन धंधे हो, मवाली हो, आतंकवादी हो, कौन हो तो इस तरह की धमकी दे रहे हो? ये भारत की सरकार है और सांसदों को चुन के हम सब ने भेजा है, और वो सांसद जिन्होंने ये कानून बनाया उसका पालन किया जाना चाहिए, और हम सब सरकार के साथ है। प्रियंका जी, आसिफ जी, जिस तरह से उन्होंने कहा कानून के दायरे में रहकर अपनी बात को पूरा करना चाहिए, कानून के दायरे में रहकर अपने शब्दों का उपयोग करना चाहिए, इस तरह की चेतावनी, वो भी एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को इस तरह की चेतावनी दी जा रही है, क्या प्रतिक्रिया? जी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई कोर्ट है हमारे? जी 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 नहीं है ना जी। सुप्रीम कोर्ट जिसको बलात्कार में उम्र कैद की सजा देता है, या RSS की सरकार इनकी मानसिकता गुजरात का मुख्यमंत्री उन्हें रिलीज कर देता है, ये संविधान को मानते हैं। 8 वर्ष की बेटी से बलात्कार होने के बाद में रीता भारतीय जनता पार्टी RSS का सांसद जेल में जाके मिलने जाता है, ये संविधान के पास जो कौन सा संविधान कहता है बलात्कारी से जाके जेल में मिलिए आप? ये संविधान शायद इन धर्मगुरुओं का एक भी धर्मगुरु की आवाज उसके खिलाफ नहीं उठेगी। कानून अपना काम कर रहा है, जेल से कोई ना मिले, ना इन बलात्कारियों को रिलीज करे। बिहार के आनंद आसिफ जी, अगर आपको मैं संविधान मेरी बातें लग रही है आपको, अब आपको तकलीफ होने लगी मुझे लग रहा है। आसिफ जी, जब बिहार की, मेरे सुनिए ना, बिहार की कोर्ट ने सजा दी एक DM के हत्यारे को, आनंद सिंह को, उसको भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी ने रिलीज कर दिया 24 लोगों को। ये संविधान पढ़ाएंगे में सत्ता, देश की जनता ने जो सत्ता दी, बहुमत दिया, उसका दुरुपयोग आज की तारीख में RSS, भारतीय जनता पार्टी दोनों संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उस ताकत का देश की जनता की ये दिन दूर नहीं है। ऐसी गुंडागर्दी को देश की जनता बिल्कुल खत्म कर देगी और इनको पता चल जाएगा गुंडागर्दी नहीं, देश संविधान से चलता है। संविधान से खिलवाड़ आप करोगे तो आपको देश की जनता बख्शेगी नहीं। आसिफ जी, अगर आपको वक्फ विधेयक में कुछ आपत्ति, अगर मुस्लिम समाज को इस
इस बिल से हो रही है। तो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी तो जाया जा सकता है। चलिए, विरोध प्रदर्शन करना आपके हक में, आप कर सकते हैं, आपको लोकतांत्रिक अधिकार है उस चीज का, लेकिन इस तरह के बयान सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए ना। 11 सांसद विपक्ष के जेपीसी में थे, है ना? उन 11 सांसदों ने आपत्ति बताई। जी। जब आपत्ति जारी की तो उस आपत्ति को आपने पूरे फेंक दिया एक तरफ को। ये कौन से वो भी एमपी है ना, उन्हें भी हिंदुस्तान की जनता ने चुना है, आप उनको सुनने को राजी नहीं है। जी। आपको जो सत्ता मिली आपकी मुठभर्ती में अपने तरीके से देश को चला रहे हैं, आप विपक्ष को सुनने को राजी। जिस देश के अंदर विपक्ष खत्म हो जाए, उसकी आवाज को दबा दिया जाए, वो देश बिल्कुल हिटलरशाही की तरह चलता है। वो देश ऐसे नहीं चलता, संविधान से चलता है। अब आपको वो दिन दूर नहीं है, देश के हालात क्या पैदा करें, देश के अंदर क्या करना चाहते हैं, ये तो आरएसएस और देश के प्रधानमंत्री बताएंगे। देश को किस मोड़ पे लेके जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जब 56 इंच की बात करते हैं, जब हमारे लोगों को हथकड़ी डाल कर आ जाता है, मुंह सिल जाता है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी का मुंह सिल जाता है, इन धर्म गुरुओं का मुंह सिल जाता है, उन समर्थकों का मुंह सिल जाता है, एक अल्फाज नहीं निकलता। तो ऐसी सरकार, ऐसी कायर सरकार नहीं चाहिए देश को। सरकार थी इंदिरा गांधी की, मुंह तोड़ अमेरिका को जवाब दिया, हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े करें, करके दिखाए। वो इंदिरा गांधी थी, वो कांग्रेस पार्टी थी। यहाँ सत्ता में लोग आ गए, मैं भी कह रहा हूँ ये दिन दूर नहीं, ये तरस जाएंगे सत्ता के लिए, क्योंकि देश का जो स्वार्थ माहौल इन लोगों ने खराब किया है अपने मुफाद के लिए, चंद दिन की सत्ता के लिए। वो आप भूल जाइए कि लंबे दिन चलेगा। सुशील जी, के हालात ऐसे कि उसके अंदर बड़ी तादाद। जी आसिफ जी जवाब ले लेते हैं इसी पर। जी आसिफ जी जवाब ले लेते हैं सुशील पाठक जी का इसी पर। सुशील पाठक जी क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका जी, एक बात बताइए, जितने भी भारत के कानून बने हैं, भारत सरकार ने कानून बनाए, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन मुसलमानों को सबसे ज्यादा अधिक आवाज मिल रही है। वो कानून सरकार ने दिए, वो योजना सरकार की है, उस पर सरकार की उंगली नहीं उठाएंगे। लाभ तो आज जो योजना चल रही है, स्वास्थ्य योजना है, उसका सबसे ज्यादा लाभ ये उठा रही है। और ऊपर से सरकार के इन्हें सारी सरकार की जमीन पर कब्जा भी ये कर लें, अगर सरकार ने कानून बनाए तो इनके खिलाफ बोलेंगे, सरकार की योजनाओं का लाभ लेने ये सबसे पहले खड़े होते हैं। अगर इनको सरकार से इतना ही परहेज है तो राशन की लाइनों में लगे कल से ये राशन डालें, कल से प्रधानमंत्री आवास जितने इन्हें मिले ये छोड़ दे, तब हम समझे कि सरकार ने इनके लिए क्या क्या किया। उसके लिए सरकार के एक तरफ तो तुम सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हो, दूसरी तरफ सरकार को कोसने को बैठे हो। सरकार ने जो भारतीय संविधान के तहत कानून बनाया है, उस कानून को तुम नहीं मानोगे। हमें कानून को नहीं मानना है, उच्च न्यायालय बैठा है, सर्वोच्च न्यायालय बैठा है। आप अपने पहले सरकार से बात करें, फिर न्यायालय के माध्यम से आप करो। परंतु इस तरह की बात करना, सरकार पे ब्लेम, अगर किसी एक सांसद विधायक ने कोई गलती की, उसकी सजा भी उसको मिली है, ऐसा कहीं नहीं कि उसको नहीं मिला है। और विपक्ष की रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष में ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिनकी हमें तक क्या हुआ। रही बात पाकिस्तान की, तो घर में बच्चे हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये भूल गए कि पाकिस्तान को कांग्रेस की तारीफ करे, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को घर में घुस के मारा। क्या ये चीज इन्हें याद नहीं है? ये भारतीय प्रधानमंत्री की देन है, ये उन्होंने करके दिखाया। समझे? ये बात कर रहे हैं भारत सरकार क्या कर रही है, कांग्रेस ने ये कर जगह ये नरेंद्र मोदी की सीने की इतना थी कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाई। और अगर इस तरह की जो आतंकवादी धमकियां दोगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में तुम्हें देखने को मिला। अगर इस तरह की धमकियां दोगे, वरना संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखो, न्यायालय में जाओ, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय तुम्हारे लिए बना है, और अगर धमकी दोगे तो धमकी सरकार सक्षम है। अच्छा ठीक जी। आसिफ जी, जिस तरह से इन्होंने कहा, जैसे योजनाओं का लाभ उठाने मुस्लिम कम्युनिटी सबसे पहले आ जाती है, लेकिन कोई कानून अगर लागू होता है तो यहीं पर सबसे ज्यादा आपत्ति आप लोगों की तरफ से ही दर्ज कराई जाती है। हिंदुस्तान का गरीब आदमी, चाहे वो मुसलमान है, जब 1 रुपए का शैम्पू लेके लाता है ना जी, उससे भी टैक्स देता है, नहीं देता? ये बताइए, टैक्स देता है ना? 1 रुपए के तेल के पाउच पे टैक्स देता है, उससे सस्ती तो कोई चीज नहीं है 1 रुपए सस्ती।
उसमें टैक्स देता हूँ। अरे गुंडे चुप करो, गुंडे को चुप करो पहले, सुशील जी बात पूरी करने दीजिए आसिफ जी को। बंद करो गुंडे को, मुंह बंद करो पहले। आसिफ जी शब्दों पे गौर कीजिए, इस तरह के शब्दों का उपयोग मत कीजिए। आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप बात पूरी कीजिए। 1 रुपए के शैम्पू पे, 1 रुपए के तेल के पाउच पे तमाम हिंदुस्तान का गरीब आदमी टैक्स देता है, तो मुसलमान भी हिंदू भी है। तो सरकार की योजना क्या, वो पैसा कहीं और से ला रही है सरकार, इसी टैक्स से पैसे ला रही है ना। हाँ, वो पापा घर से ला रहे हैं, जो 2 पापा हिंदुस्तान में बन चुके हैं, जिनके लाखों करोड़ रुपए तो पैसा दे देंगे ना। हाँ, और दूसरा 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। मुसलमानों की कुल आबादी तकरीबन 30 करोड़ है। मैं कहता हूँ 30 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं। जी चलिए। 50 करोड़ हिंदुओं को आपने गरीबी रेखा के नीचे आगे खड़ा कर दिया, 5 किलो के राशन की लेन आगे खड़ा कर दिया। ये हिंदुस्तान को 11 साल में बनाया, इस लंगर आगे खड़ा दिया 5 किलो राशन के, सिर्फ ये हिंदुस्तान की आगे खड़ा कर दिया हमारे हिंदू भाइयों को। जी चलिए आसिफ जी, चलिए आसिफ जी, तमाम चर्चा के लिए आपका शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं इसी खबर पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर मुफ्ती समन काशमी जी जुड़ चुके हैं, चेयरमैन मदरसा बोर्ड उत्तराखंड के। आपका स्वागत है। जिस तरह से ये बयान देखने को मिले, कहा गया कि अगर वक्फ बिल को पास किया गया तो देश में शाहीन बाग जैसा माहौल बना दिया जाएगा, क्या सहमत हैं आप इस बयान से? नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ, बल्कि ये डेमोक्रेसी में हर शख्स को अपनी बात कहने का हक है, अधिकार है, और एजुटेशन करने का भी अधिकार है, मगर सरकार की मंशा ये नहीं है। मैं फिर एक बार वाज़ेह करना चाहता हूँ, स्पष्ट कहना चाहता हूँ इस बात को कि वक्फ प्रॉपर्टी ये वो है जो मुसलमानों ने अपने औलाद को, अपने ख़ानदान को न दे करके मुसलमानों के गरीब, यतीम और उन ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ की थी। अब देखना ये है कि कांग्रेस के 60 साल के कार्यकाल के अंदर उसका कितना मिसयूज हुआ है। मैं एक बार सब पूरे उन तमाम लोगों का यह आह्वान भी करना चाहता हूं और ये दरख्वास्त भी करना चाहता हूं कि आप इस पर गौर करिए कि 60 साल में जो चेयरमैन रहे, जो बोर्ड गठित हुए, वो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर अपने कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों को ही उसमें चेयरमैन बनाया, बोर्ड का मेंबर बनाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन 60 सालों के अंदर मुसलमान तो गरीब का गरीब ही रहा, ना उन्हें अच्छी एजुकेशन मिली, ना ही और विडंबना। और मैं बताना चाहता हूं कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो 3रे नंबर की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर उस पर कॉलेज बनने चाहिए थे, हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी। आखिर किसने रोका? तो जाहिर बात है कि उस जमाने की जो सरकार थी कांग्रेस, उसने इसी का नाम तुष्टीकरण कहते हैं, अफीजमेंट इसी को कहते हैं कि उन्हें खुश करते रहो और दो कुछ नहीं। तो अगर आज मैं समझता हूं कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं, जितना भी करप्शन हुआ है, और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जितने औकाफ के ऊपर जितने अब तक के चेयरमैन रहे हैं, उन सबकी ईमानदारी के साथ अगर सरकार ने उनकी इंक्वायरी कर ली और उससे रिकवरी हुई, तो ये देश के लिए और मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा काम होगा। तो इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए कि जिन प्रॉपर्टियों के ऊपर ये लोग काबिज हैं उसे छोड़ें। और आज मैं एक बात और बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो उसमें प्रावधान है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, मेरा अपना 30 साल का अनुभव है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी पार्टी का नहीं होता है, वो संविधान से जुड़ा होता है, और संविधान से जुड़ा हुआ होने के नाते वो जिस जिले की जितनी आबादी होती है उसका वो संरक्षण करता है, उनके हर चीज से देखभाल करता है, और सरकार की उतनी बात मानता है जितनी संविधान के अनुसार होती है। तो इसलिए मैं ये बात, जो लोग इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की नीयत के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन 10 सालों के अंदर सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने किसी भी जगह मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं दिया है। हाँ, मैं ये बात वाजे करना चाहता हूँ, इस्लाम भी उसका मुनकिर है। इस्लाम नहीं चाहता कि किसी की नाजायज जगह के ऊपर कोई भी चीज, कोई भी धर्म स्थल आप तामीर करें। कतान मैं ये बात बिल्कुल बड़े उसके साथ ये बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारी जमीनें
बिल्कुल वो होनी चाहिए जिस पर हमारा मालिकाना हक हो जी, उसका वो रजिस्टर्ड हो। तो इसलिए मैं ये बात कहूंगा कि जो वक्फ के ऊपर, जो तरमीम के ऊपर इस तरह की धमकियां दे रहे हैं कि हम शाहीन बाग जैसा बना देंगे, मुसलमान ऐसा नहीं चाहता है। मुसलमान सुकून के साथ रहना चाहता है, इस देश का नागरिक है, उसे अच्छी एजुकेशन की जरूरत है, अच्छे एनवायरमेंट की जरूरत है, उनके बच्चे भी इंजीनियर और डॉक्टर बने। जैसा कि हम अपने मदरसा बोर्ड के अंदर इन तमाम चीजों को हमने लागू किया है कि एनसीईआरटी हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका मिशन है कि मुसलमानों के बच्चे भी मदरसों में पढ़ने वाले जो गरीब बच्चे हैं वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने। और हम उस तरफ हमने, हमारे मदारिस के लोग भी इन तमाम चीजों से खुश हैं और बच्चे भी खुश हैं, और हम इसके ऊपर लगातार बगैर किसी भेदभाव के सरकार काम कर रही है। और मैं एक बात और ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और विपक्षी दल ये मुसलमानों की दूरी को लगातार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उन्हें वोट बैंक बना करके रखा। आज मुसलमान उस धारणा से बाहर आ रहा है। जी, चलिए, तमाम चर्चा के लिए सुशील पाठक जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती समन काशमी जी भी हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय आपने हमारे साथ साझा किया। तो वही देखने वाली बात होगी 17 मार्च को यहाँ पर IMPLB की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। देखने वाली बात होगी किस तरह का विरोध यहाँ पर दर्ज कराया जाता है, साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे TV 100।